मंगल भवन अमंगलो हारी द्रवऊँ सो दशरथ अजिर बिहारी जहीं बेधिनाथ होई हित मोरा करऊँ सुवेगी दास मैं तोरा करऊँ सुवेगी दास मैं तोरा बंदाऊँ गुरुपद पदुम परागा बंदाऊँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदाऊँ गुरुपद। सभी सम्मानित गुरुजन वृंद के प्रति नमन वंदन, पूज्य गुरुदेव के कमलवत चरणों में सादर प्रणाम निवेदन। और आप सभी बच्चों को ढेरों प्यार। कैसे हैं सभी लोग? जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था ना कि सीबीएसई बोर्ड का भी अब मैं धीरे धीरे कवर कर ले जाऊंगा। तो एनसीईआरटी यानी नेशनल एजुकेशनल क्या बोलते हैं उसको, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी की तरफ से जो बुक्स प्रस्तावित हैं और पूरे भारतवर्ष में जिन जिन भी राज्यों में चलती हैं अथवा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिस बुक को इस्तेमाल करता है कक्षा 10वीं के लिए क्षितिज, इस पुस्तक से आज हम 5वां पाठ लेकर के पहुंचे हैं। 5वें पाठ का दूसरा खंड। 5वें पाठ में 2 खंड हैं, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। तो उत्साह का हम लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, अट नहीं रही है का क्लास आज करने के लिए हम लोग खड़े हैं। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है, जो कि क्षितिज भाग 2 में है 5वां पाठ। और ये लिखा है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। मैंने आपको बताया था निराला बहुत ही फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति मतलब जिनके जीवन में केवल और केवल डिप्रेशन रहा, केवल और केवल डिप्रेशन, फिर भी वो आदमी निराला रहा। और छायावाद का सबसे प्रमुख स्तंभ, छायावाद प्रकृति के प्रति सुंदरता, प्रकृति के प्रति प्रेम, कोमलता और सबसे बड़ी चीज़ है कि कल्पना शक्ति की उड़ान, ये छायावाद की विशेषताएं रही हैं। तो कल्पना की ये कवि कहे भी जाते हैं निराला। और आइए हम लोग देखते हैं अट नहीं रही है ये पाठ। एक बार पुनः सभी का अपने सेशन में स्वागत करते हैं। बिना किसी भूमिका के फालतू टाइम इन्वेस्ट किए सीधे अपने बिंदु पे आते हैं। हमारा पाठ है अट नहीं रही है। ये दूसरा खंड है इस पाठ का, 5वें पाठ का ये दूसरा खंड है। पहला खंड था उत्साह, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं प्लीज़ आप इसको सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जो भी आपको चैप्टर सर्च करना हो उस चैप्टर का नाम और आगे रविकांत सर लिख देंगे तो तुरंत वो चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, आइए। अट नहीं गई है किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अट नहीं गई है मतलब, अब शब्द देखिएगा, अट। अट का मतलब होता है समाना। समाना समझ रहे हैं? समाना मतलब प्रवेश करना। लोग कहते हैं ना कि ये जो वस्त्र है ये छोटा हो गया, ये अट नहीं रहा है। मतलब ये वस्त्र हमको हो नहीं गया, वस्त्र छोटा हो गया, हम बड़े हो गए हैं। यानी कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है उसको कहते हैं ये चीज हमको अट नहीं रही है। अट से अर्थ निकालिएगा। हाँ, ये स्थानीय भाषा का शब्द है। अट का मतलब होता है जब कोई वस्तु हमारे लिए अपर्याप्त हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? अट नहीं रही है। ये वस्त्र हमको अट नहीं रहा है। तो हमारा कवि क्या कहता है? अट नहीं रही है। क्या नहीं अट रही है? आभा फागुन की। क्या नहीं अट रही है? आभा फागुन की। और फिर यहां से इस लाइन को यहां पढ़िएगा, और तन सट नहीं रही है। कौन? आभा फागुन की। ये जो शब्द है ना, अब इसको थोड़ा सा मैं और क्लेरिफाई कर देता हूं कि इस लाइन को यहां से इसको मिटा देने दीजिए। अब इसमें मैं इसको इतने दूर तक इसको गोला कर दे रहा हूं, यूं समझिएगा। अब इस लाइन को इसके साथ भी पढ़िएगा और इसके साथ भी पढ़िएगा, दोनों लाइनों के साथ। अट नहीं रही है क्या? आभा फागुन की। तन सट नहीं रही है क्या? आभा फागुन की। अब देखिएगा, आभा का मतलब क्या होता है? शब्द पकड़िएगा। आभा मतलब क्या होता है? चमक।
चमक जहां होती है वहां सुंदरता भी होती है। यहां पे आभा का जो तात्पर्य है वो सुंदरता से है। यहां पे जो आभा का तात्पर्य किससे है? सुंदरता से है। तो अब इस आभा का अर्थ हम लोग चमक तो होता है, लेकिन फिलहाल यहां क्या अर्थ लेंगे हम लोग? सुंदरता। क्या अर्थ लेंगे? सुंदरता। यानी फागुन के महीने की जो आभा है, फागुन के महीने का जो प्रभाव है, फागुन के महीने की जो सुंदरता है ना, वो इतनी ज्यादा है कि हमारे इस मन में अट नहीं गई है। हम कितना भी नेत्र भर के उसको निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, फिर भी वो आभा इतनी ज़्यादा है कि अट नहीं गई है। यानी हमारे पास क्षमता नहीं है कि प्रकृति की इस पूरे सौंदर्य को हम अपने अंदर समा सकें। अर्थ पकड़ में आया? क्या कहा कवि ने? ये जो फागुन के महीने की जो मादकता है ना, फागुन के महीने की जो सुंदरता है ना, फागुन के महीने की जो मन को मोहने की क्षमता है ना, वो हमारे मन में समा नहीं गई है। वो बहुत ज़्यादा है, प्रकृति ने बहुत ज़्यादा दे रखा है। फागुन का महीना यानी फरवरी लास्ट और मार्च का फर्स्ट, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के आसपास का माहौल देखिए। उस समय ठंडक खत्म हो रही होती है, गर्मी अभी आई नहीं है, यानी खुशनुमा मौसम होता है। न तो आपको जाड़ा लगता है कि नहीं कंबल ओढ़ के बैठेंगे, और न इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि नहीं एसी चालू करेंगे। एकदम बीच का समय होता है, चारों तरफ पुष्प खिले होते हैं। बसंत जैसे ही समाप्त हो रहा है, एक तरह से बसंत को ही मान के चलिए, फागुन और बसंत दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। यानी 15 फरवरी से 15 मार्च 30 मार्च के आसपास का जो समय होता है ना, देखिए ठंडक समाप्त, गर्मी अभी आई नहीं है, एकदम खुशनुमा मौसम, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, सुंदरता, आहा, गुनगुनी धूप है। आप धूप में खूब आराम से बैठ करके मटर खा सकते हैं। उस समय मटर खूब मिलता है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, कच्चा मटर छील करके प्याज व्याज डाल के भुनवा लीजिए, चाय मिल जाए, आहा, मटर और चाय लेकर के छत पे धूप में बैठे हुए हैं, बाहर बालकनी में कुर्सी पे बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये जो सुंदरता है ना, ये जो शोभा है ना फागुन की, ये अट नहीं गई है, मतलब समा नहीं गई है, बहुत ज़्यादा है। तन सट नहीं गई है, हमारे शरीर में सट नहीं गई है, चिपक नहीं गई है। मतलब क्या है, हम चाह करके भी उस शोभा को, हम चाह करके भी उस सुंदरता को अपने अंदर समा नहीं पा रहे हैं। यानी प्रकृति के पास इतनी ज़्यादा सुंदरता है, इतनी ज़्यादा शोभा है कि वो चाह करके भी हम तक पहुँच नहीं पा रही है। समझ में आई बात? यहाँ पे कवि जो है प्रकृति की अलौकिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन के महीने का जो सौंदर्य है ना, फागुन के महीने की जो आभा है ना, फागुन के महीने का जो प्रभाव है ना, वो इतना ज़्यादा है कि हमारे शरीर से सट नहीं रहा है, अर्थात हम कम पड़ जा रहे हैं उसके लिए। वो हमारे में अट ही नहीं रही है, वो हमारे तक समा ही नहीं पा रही है। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? हाँ बोलो भाई, अब आ जाइए। अब यहां से इसका अर्थ निकालिएगा, फिर से पकड़िएगा। हमारी जो आभा है वो क्या हो रही है? आभा क्या कर रही है? तन सट नहीं गई है, आभा क्या हो रही है? यहां से इन्होंने क्या लिखा था? तन सट नहीं गई है। क्यों नहीं सट रही है? पहली चीज, कहीं सांस लेते हो तो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं गई है। आभा फागुन की सट नहीं गई है। अर्थात अर्थ निकालिएगा इसका, हमारा शरीर इतना ज़्यादा रोमांचित है, हमारा शरीर इतना ज़्यादा प्रसन्न है, हमारे अंदर आनंद इतना भर गया है कि कहीं सांस लेते हो तो घर भर देते हो। फागुन का महीना सांस कैसे लेगा? मानवीकरण अलंकार। तो फागुन का महीना सांस लेता है पुष्पों की गंध से। फागुन के महीने में चारों तरफ देखिए गेंदा के फूल खूब खिले हुए मिलेंगे, मिलते हैं ना? हाँ, गेंदा के फूल खूब खिले हुए मिलेंगे उस समय। और भी तमाम सारे, हमको लगता है जितने तरह के फूल होते हैं ज़्यादातर फूल जो है वही मार्च के महीने में खिले हुए आपको मिलेंगे। तो पुष्पों की जो सुगंध है ना, वो वातावरण में इतनी फैली हुई होती है कि लगता है कि फागुन सांस ले रहा है। यानी फागुन की सांसें कैसी महकी महकी हैं। तो कहा कि जब तुम कहीं सांस लेते हो ना, अर्थात जब पुष्पों की सुगंध हवा में उड़ती है ना, तो उससे घर भर देते हो, अर्थात घर के घर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, हमको क्या करते हो? इतना ज़्यादा रोमांचित कर देते हो कि यह मन आकाश में उड़ने लगता है, अर्थात हम आनंद की सीमा के पार हो जाते हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा कोई काम करने लगता है ना, जैसे अतिरेक होने लगता है, तो लोग क्या करते हैं? अरे बहुत हवा में उड़ना है। मुहावरा है हवा में उड़ना। हवा में उड़ने का मतलब क्या होता है? हवा में उड़ने का सीधा सा तात्पर्य है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, बहुत ज़्यादा आभायुक्त हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। क्या कहा इन्होंने?
जब कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। फागुन के महीने में जब पुष्पों की सुगंध उड़ती है तो हर घर में भर जाती है, और पूरे के पूरे संसार के सभी लोग जो जुन उन पुष्पों की गंध से प्रभावित होते हैं, फागुन के महीने से प्रभावित होते हैं, सब लगता है उगने लगते हैं। पर कर देते हो, शब्द पकड़िएगा। पर माने क्या होता है? तो पर का मतलब होता है पंख। पर का मतलब होता है क्या? पंख। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, किस चिड़िया के सिर पर पैर होता है? आपने कोई ऐसी चिड़िया देखी है जिसके सिर पर पैर होता है? तो पर माने होता है पंख। सिर पर पैर, दुनिया की जितनी चिड़िया हैं सबके सिर पर पैर होता है, ध्यान रखिएगा, सिर पर पैर। दुनिया में कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके सिर पर पैर होता है? अब ऐसे किसी से पूछेंगे तो कोई कहे सिर पर पैर, ये कैसे संभव है? तो दरअसल सिर माने सिर, पर माने पंख और पैर माने पैर, तो हर चिड़िया के होता है। अब यहीं से शब्द उठाया है इन्होंने पर कर देते हो, यानी हमारे शरीर में पंख लग जाते हैं, मानो हमारे शरीर में पंख लग गए हों और हम उड़ने लगते हैं। यानी हम इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में पंख लग गए हों और हम उड़ने लगे हों, मैंने बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं गई है। मैं आँख, जो फागुन की सुंदरता है, फागुन की सुंदरता और शोभा पर से मैं चाहता हूँ कि नज़रें हटा लूँ, तो वो इतनी ज़्यादा आकर्षण करने वाली, इतनी ज़्यादा आकर्षित कर लेती है कि हम नज़र हटाते हैं तो हट नहीं गई है। आभा फागुन की तन सट नहीं गई है। हाँ, हट नहीं गई है, आभा फागुन की तन सट नहीं गई है। क्यों? इतनी सुंदर है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं गई है, आभा फागुन की तन सट नहीं गई है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। दिक्कत हो तो कमेंट, दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम देखते हैं क्या हो सकता है इसका। चलो आ जाओ आगे। आगे इन्होंने क्या कहा? आगे कहते हैं पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं गई है। फागुन की जो आभा है ना, तन सट नहीं गई है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं गई है, आभा फागुन की तन सट नहीं गई है। क्या कहा इन्होंने? डालें कैसी हैं? पत्तों से लद गई हैं, यानी जितने भी तरह के वृक्ष हैं सब पर नए नए पत्ते आ गए हैं। फरवरी मार्च के महीने में नए नए कोपल, नए नए पत्ते निकलते हैं। बसंत ऋतु है ना, पतझड़ जाड़े का समाप्त होता है, उसके बाद बसंत ऋतु और फागुन में क्या होता है, जितने भी तरह के वृक्ष होते हैं सब नए नए पत्तों से लद गए हैं। तो जो वृक्षों की जो डाल है ना, वो पत्तों से लद गई है। कैसे लदी है? कहीं कहीं तो हरे पत्ते हैं और कहीं कहीं लाल लाल पत्ते निकले हैं। जब नए नए पत्ते निकलते हैं कोपल ना, वो लाल लाल होते हैं। तो कोई डाली हरी है, कोई डाली लाल है। अब उसके साथ साथ क्या है? उस डाली पर मंद गंध है। मंद गंध का मतलब होता है एक ऐसी सुगंध जो आपको मतवाला कर दे, एक ऐसी सुगंध जो आपको अपनी तरफ खींच ले। पुष्पों की माला से वो डालें युक्त हैं, डालों पर पूरे के पूरे पुष्प खिले हुए हैं। पाट पाट, पाट पाट का मतलब समझिएगा, पाट पाट का मतलब हो गया हर जगह, नोट कर लीजिएगा। पाट पाट मतलब हर जगह, जहां जहां आप कल्पना कर सकते हैं, जहां जहां सोच सकते हैं, हर जगह। पाट पाट मतलब हर एक जगह, हर एक पॉइंट पे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं हो। पाट पाट शोभा श्री, श्री का मतलब क्या होता है? श्री माने क्या होता है? श्री माने होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी धन, धन यानी, अब वृक्षों का धन क्या है? वृक्षों का धन पुष्प और फल ही तो हैं। हमारे घर में धन क्या होता है? हमारे धन में होता है रुपया, पैसा, अनाज, कपड़ा लत्ता, यही ना धन है। आपके घर चोरी होती है तो यही ना लोग चुराते हैं। पैसा रुपया चुराएंगे, गहना चुराएंगे, अनाज चुराएंगे, कपड़ा लत्ता चुराएंगे, यही चुराते हैं, यही तो हमारा धन है। उसी तरह वृक्ष का धन क्या है? तो वृक्ष का धन है पुष्प और फल। पुष्प और फल वृक्षों के धन हैं। तो कहा पाट पाट शोभा श्री, यानी पुष्पों और फलों की शोभा हर एक जगह पे दिखाई दे रही है, और ये पट नहीं गई है, पूरी नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, पूर्ण नहीं हो रही है।
आभा फागुन की तन सट नहीं गई है। फागुन की जो सुंदरता है, फागुन का जो सौंदर्य है, फागुन की जो आभा है ना, वो शरीर में अट नहीं गई है, शरीर में समा नहीं गई है। प्रकृति ने इतनी ज़्यादा सुंदरता फागुन में भर दी है। कविता समझ में आई? अगर कविता समझ में आई तो लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जल्दी ही अगली कविता का वीडियो लेके मैं आपके लिए आ रहा हूँ। एक बार पुनः सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रिय शिक्षक बंधुओं को सादर प्रणाम निवेदन। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। हाँ, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं देखता हूँ उसको। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।